तो चलते हैं अब आगे और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए, भले ही अब ये आपको ज्यादा लग रही होगी कि काफी ज्यादा टैक्स लग गया है, इससे तो किसान काफी परेशान हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये किया कि किसान की जो फसल है उसे उसके खेत से ही क्या कर लिया जाता था, खरीद लिया जाता था। किसान को मंडी तक या मार्केट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले क्या होता था कि किसान मार्केट तक जाता था और मार्केट में जाने का खर्चा अलग लगता था, यानी कि वो अपने घर से मार्केट तक जाएगा, पूरे अपने फसल को लेकर मार्केट तक जाएगा तो उसमें कुछ उसकी इनकम लगेगी। फिर मार्केट में जब वो जाएगा तो उसको ब्रोकर के जरिए अपनी पैदावार को, अपनी उपज को बेचना होगा, तो कुछ पैसे उसे देना होगा किसे, ब्रोकर को। अब इस पद्धति, इस सिस्टम में क्या हुआ कि उसकी जो आवाजाही की, यानी ये जो आवाजाही का जो पैसा है वो बच गया, और दूसरा जो ब्रोकर को देने वाली जो प्राइस थे, जो मनी थी, वो बच गया। क्लियर? तो ये दो तरफ से किसान लोग क्या हो गए, फ्री हो गए। क्लियर? इसीलिए टैक्स की रेट क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो किसान भी खुश हो गए इस बात से। क्लियर? हालांकि टैक्स की रेट जो इन्होंने 1/2 करी थी ना, ये हर एरिया में नहीं करी थी, हर एक क्षेत्र में नहीं थी 50%। ये जो टैक्स की रेट 1/2 थी, ये सिर्फ और सिर्फ दोआब रीजन में थी। किस क्षेत्र में थी? दोआब क्षेत्र में ही इन्होंने टैक्स की रेट 1/2 करी थी, क्योंकि दोआब एरिया में क्या होता है कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, दोआब क्षेत्र में पैदावार काफी ज्यादा होती है। इसी कारण इन्होंने टैक्स की रेट 1/2 करी थी, दोआब रीजन। और दोआब रीजन किसे कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं दोआब रीजन। क्लियर? तो ध्यान रखिए पॉइंट को कि मेजरमेंट किया है और टैक्स की रेट बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 1/2, 1/3 से या 1/4 से बढ़ाकर कर दी है 1/2। क्लियर? और किस रीजन में? दोआब रीजन में। दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच वाला रीजन। क्लियर? वहां पर अच्छी उपजाऊ जमीन होती है। ये हो गया पहला इकोनॉमिकल रिफॉर्म। सेकेंड जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म जो इन्होंने 13(3) में स्टार्ट किया था, दैट वाज मार्केट कंट्रोल सिस्टम। बाजार नियंत्रण पद्धति 1303, और ये प्रसिद्ध हैं इसी एक खास सुधार के लिए। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, या ऐसा ही बोल सकते हैं, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु परफॉर्म्ड मार्केट कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? इंडिया के भी और दिल्ली सल्तनत के भी पहले शासक थे जिन्होंने मार्केट कंट्रोल सिस्टम, इट मींस बाजार नियंत्रण पद्धति क्या की थी, शुरू की थी। आफ्टर विक्ट्री ऑफ चित्तौड़, अलाउद्दीन एस्टेब्लिश मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए किस तरह से मार्केट कंट्रोल सिस्टम शुरू किया। तो सबसे पहले मार्केट को कंट्रोल करना, मतलब कि मार्केट में जो भी कमोडिटीज बिक रही हैं, जो भी वस्तुएं बिक रही हैं, उनके जो प्राइस हैं, उनके जो दाम हैं, उन्हें क्या कर लेना, नियंत्रित कर लेना। एक फिक्स प्राइस बता दिया गया कि ये एक फिक्स प्राइस है इस कमोडिटी का। कोई भी जो व्यापारी है, वो जो कमोडिटी है उसे उस प्राइस पर ही बेचेगा। उससे कम में बेच सकता है लेकिन उससे ज्यादा में नहीं बेच सकता। क्लियर? हर एक व्यापारी उससे कम में बेचेगा, ज्यादा में नहीं बेचेगा। और कोई भी अगर चीजों को तोला जा रहा है, किसी भी वस्तु को अगर तोला जा रहा है तो काफी ईमानदारी से तोला जाना चाहिए। कोई भी अगर कम चीजों को तोलेगा तो जो दंड देने की प्रथा थी, जो पनिशमेंट थी, वो भी काफी हार्ड थी। किसी व्यापारी ने यदि किसी भी वस्तु को कम तोला है तो जितने ग्राम कम तोला गया है, जितना भी कम तोला गया है, उस व्यापारी के शरीर से उतना ही मांस क्या कर लिया जाता था, निकाल लिया जाता था। तो इतना कठोर दंड दिया जाता था कि कोई भी करप्शन नहीं करेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इस तरह के दंड के विधान भी थे। अब पहले मार्केट कंट्रोल सिस्टम को समझ लेते हैं। मार्केट कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गया होगा कि कमोडिटीज के प्राइस क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। अब यहां पे समझें कि अब इस सिस्टम को देखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान-ए-रियासत। दीवान-ए-रियासत वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट था ये। दीवान-ए-रियासत एक प्रकार का क्या था, बाजार विभाग था या कॉमर्स डिपार्टमेंट था। क्लियर? तो जैसे मार्केट कंट्रोल सिस्टम शुरू किया है तो उस सारे मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको पूरा रेगुलेट करने वाला जो सिस्टम था वो था दीवान-ए-रियासत, इट मींस कॉमर्स डिपार्टमेंट। क्लियर? और ऐसा कहा जाता है
कि इन्होंने 4 प्रकार के मार्केट बनाए थे। कितने? 4 मार्केट में। 4 मार्केट कौन कौन से बनाए? एक मार्केट बनाया कपड़ा मार्केट, तो सारे कपड़े एक ही मार्केट में मिलेंगे। एक मार्केट बनाया अनाज का, ग्रेन का, तो सारे अनाज के जो जितने भी अनाज हैं वो सब एक जगह पर बिकेंगे और खरीदे जाएंगे। और जो तीसरा मार्केट बनाया वो बनाया एनिमल्स का या मीट वगैरह का, तो मांस और जितने भी जानवर हैं उन्हें खरीदी और बिक्री एक जगह से की जाएगी। और जो चौथा मार्केट बनाया वो बनाया मिसलेनियस या विविध चीजों का, तो जितनी भी मिसलेनियस चीजें हैं, जो भी किराने वाली चीजें हैं, बाकी सारी चीजें एक पर्टिकुलर मार्केट से मिल जाएगी। इस तरह से इन्होंने कितने मार्केट बनाए? 4 मार्केट बनाए। और चारों मार्केट के एक एक रेगुलेटर बना दिए, यानी उसके एक मार्केट ऑफिसर बना दिए, एक अधिकारी बना दिया। उस अधिकारी के नियंत्रण में होगा वो पूरा एक मार्केट, और उस अधिकारी को कहा जाएगा सहना ए मंडी। तो ध्यान रखिए कि एक मार्केट ऑफिसर बनाया गया जिसका नाम था सहना ए मंडी। इसे कहा जाता है मार्केट ऑफिसर, यानी कि बाजार का अधिकारी, या बोल सकते हैं कंट्रोलर ऑफ मार्केट। इट मींस बाजार का नियंत्रक। जितने भी वहां पे व्यापारी हैं, जितने भी व्यापारी वहां पे मार्केट कर रहे हैं, किसी भी मार्केट में जो मौजूद हैं, उन्हें क्या करना होता था कि अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, अपना नामांकन कराना पड़ता था इस मार्केट ऑफिसर के पास, जिसे कहा जाता है मार्केट ऑफिसर। क्लियर? ईच मार्केट वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ सहना। प्रत्येक मार्केट एक सहना, यानी कि एक सहना है मंडी के हाथ में होता था। और कंट्रोलर ऑफ द मार्केट, ऑल द मर्चेंट्स टू बी रजिस्टर्ड, सारे के सारे व्यापारी रजिस्टर होते थे विथ दैट, इस सहनाए मंडी नामक मार्केट कंट्रोलर के पास। और मैंने बताया 4 मार्केट बनाए गए थे। क्लॉथ मार्केट यानी कपड़े के मार्केट, ग्रेन मार्केट इट मींस अनाज का मार्केट, एनिमल्स एंड मीट मार्केट यानी जानवर और मांस का मार्केट, और जो चौथा मार्केट था वो था मिसलेनियस या विविध वस्तुओं का मार्केट। क्लियर हो गई होगी बात आप लोगों को? तो इट वाज द मोस्ट फेमस एक्ट दैट परफॉर्म्ड, या इट वाज द मोस्ट फेमस रिफॉर्म्स दैट वाज डन बाय अलाउद्दीन खिलजी। वन वाज इकोनॉमिकल रिफॉर्म में हमने डिस्कस किया है मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड, और जो यूनिट रही वो क्या रही? बिस्वा। और सेकंड वाज दी मार्केट कंट्रोल सिस्टम, और मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए रियासत, और कुछ मार्केट ऑफिसर्स अपॉइंट किए। इन मार्केट ऑफिसर्स को कहा जाता था सहनाए मंडी। क्लियर? तो अगर हम बात करें, इन्होंने इन्फ्लेशन यानी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये सारे क्या किए थे? कार्य किए थे। अच्छा, एक चीज और हमने बोला कि इन्होंने आर्मी रिफॉर्म किया। अब आर्मी रिफॉर्म में क्या किया कि परमानेंट आर्मी, स्टेबल आर्मी या फिर स्थायी सेना बनाई, उन्हें रेगुलर सैलरी देना शुरू किया। अब आप लोग बताइए कि जिस समय की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उस समय पर करेंसी, इट मींस मुद्रा, इतनी ज्यादा नहीं छपती थी, इतनी ज्यादा मुद्रा नहीं होती थी। क्लियर? और अब तो ये ऑफिसर्स को करेंसी यानी कि मुद्रा ही दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में, और उतनी ज्यादा तो बनती नहीं थी, तो अधिकारियों को ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती थी। कम सैलरी में ही क्या करना होता था? गुजारा करना होता था। इनके अधिकारियों को कम सैलरी में ही गुजारा करना होता था, क्योंकि ज्यादा सैलरी थी नहीं, ज्यादा करेंसी छपती नहीं थी, तो कम ही सैलरी में काम चलाना पड़ेगा। कम सैलरी में कैसे काम चलाएगा कोई भी अधिकारी? अगर बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी है, कम सैलरी में कैसे काम चलाएगा? और अगर उसको कम सैलरी लगेगी तो वो सेटिस्फाई कैसे रह पाएगा? अपनी फैमिली को पालन पोषण कैसे कर पाएगा? इस बात का अनुभव था, इस प्रॉब्लम का नॉलेज था किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। इसी समस्या के कारण इन्होंने क्या किया? मार्केट कंट्रोल सिस्टम शुरू किया कि अगर किसी के पास कम सैलरी है तो चीजें या जो वस्तुएं हैं या जो मार्केट में चीजें मिल रही हैं वो भी तो कम दाम में मिल रही हैं, और अगर इनका गुजारा कम सैलरी में ही हो जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है? अगर हमें कम सैलरी मिल रही हो और अगर हमारा सारा काम उसमें चल जा रहा हो तो फिर क्या प्रॉब्लम की बात है? क्लियर? दैट इज नोन एज इकोनॉमिकल रिफॉर्म, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन कंट्रोल। महंगाई पर नियंत्रण ऐसे ही तो की गई थी। क्लियर? तो इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स दैट वाज डन बाय अलाउद्दीन खिलजी। इतनी महत्वपूर्ण काम, इतने खास काम किए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और रिफॉर्म जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं अभी तक, और वो था आर्मी का रिफॉर्म। दो रिफॉर्म पूछे जाते हैं इनके ऊपर, एक आर्मी रिफॉर्म और दूसरा इकोनॉमी के रिफॉर्म। और आर्मी रिफॉर्म में दो बातें तो हमने कर ली कि स्टेबल आर्मी और रेगुलर सैलरी पर आर्मी।
दूसरा था आर्मी में ही इन्होंने एक रिफॉर्म शुरू किया था, एक नई पद्धति, एक नई प्रणाली शुरू की थी जिसे बोला जाता था हुलिया दाग प्रथा या हुलिया दाग सिस्टम। हुलिया दाग, हुलिया दाग प्रथा। अब देखिए हुलिया दाग प्रथा क्या होती है। तो ये लोग जब सैलरी देने जाते थे, मान लो कि कोई इक्ता है, कोई प्रांत है, कोई राज्य है इनका, और उस राज्य में जब ये सैलरी देने इनके अधिकारी गए तो सैलरी जो दी जाती थी सैनिकों को दो तरह से दी जाती थी। एक तो पैदल सैनिक है तो पैदल सैनिकों को कम सैलरी मिलेगी, और अगर घुड़सवार सैनिक है, कैवेलरी है, तो उनको थोड़ी अलग सैलरी मिलेगी, उनको थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, इसमें थोड़ी सी कंडीशन में क्या होता था, करप्शन हो जाता था। तो क्या किया, उससे बचने के लिए इन्होंने ये सिस्टम शुरू किया। अब इसमें क्या होता था कि हर एक सैनिक का एक स्केच बना लिया जाता था। इनके समय पर यह नियम था कि हर एक सिपाही का एक स्केच बना दिया जाएगा और उसी को दे दिया जाएगा, और उसी पर जो है राज्य की सील भी लगा दी जाएगी, और उस सैनिक को अपने पास हमेशा वो अपना स्केच रखना होगा, हमेशा अपना स्केच रखना होगा दिखाने के लिए। क्लियर? तो हर एक सैनिक का एक स्केच बना दिया जाता था और उसको हमेशा रखना होता था, उसको देखकर ही सैलरी मिलती थी। और अगर हॉर्स दिया गया है, घोड़ा दिया गया है, तो उस घोड़े पर राज्य का एक निशान लगा दिया जाता था। गर्म लोहे से लोहे को गर्म करके घोड़े की स्किन पर, घोड़े की चमड़ी के ऊपर उस गर्म लोहे से एक दाग का एक निशान बना दिया जाता था, जिससे ये पता चल जाता था कि ये जो हॉर्स है ये पर्टिकुलर अधिकारी को दिया गया है, ऑफिसर को दिया गया है, और ये घोड़ा जो है ये हमारे राज्य का ही घोड़ा है। क्लियर? हॉर्स है। तो ये जो प्रथा थी ना, ये प्रथा शुरू की थी किसने? हुलिया दाग प्रथा शुरू की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी हुलिया दाग प्रथा को और किसने अपने समय पर भी लागू किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसी हुलिया दाग प्रथा को अपने समय पर भी शुरू किया था किसने? तो शेर शाह सूरी, जो सूर वंश के एक शासक हुए हैं, शेर शाह सूरी, और इन्होंने भी अपने समय पर काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। इनका शासनकाल रहा है 1540 से 1545 तक, 1540 से 1545 तक रूल किया था शेरशाह सूरी ने। गुजरात के बिहार के सासाराम के शासक थे ये। चलिए, तो ये हमने बात कर ली दो रिफॉर्म की जो इनके समय पर हुए हैं। अब अगेन हम बात करेंगे इनके मिलिट्री कैंपेन्स या इनके आर्मी के अभियानों की, सैन्य अभियानों की। तेरह सौ छह में इन्होंने अपना अभियान शुरू किया साउथ इंडिया की ओर, या दक्षिण भारत का अभियान शुरू किया। तो ध्यान रखिए, हिज साउथ इंडिया कैंपेन वाज स्टार्टेड इन 1306 से इनका एक अभियान शुरू हुआ था। कहाँ का? साउथ इंडिया का। क्योंकि नॉर्थ इंडिया का मैक्सिमम एरिया कवर करने के बाद फिर इन्होंने कोशिश की साउथ इंडिया में जाने की। तो ध्यान रखिए, 1298 में गुजरात कैंपेन हुआ, 1303 में चित्तौड़ मिशन हुआ, और अब 1306 में साउथ इंडिया का मिशन इन्होंने किया, दक्षिण भारत का अभियान किया। ठीक है? ये टाइम, ये डेट्स पूछी जाएंगी एग्जाम में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन 1306 he started South India campaign. He started his famous South India campaign. चलिए, साउथ इंडिया का जब इन्होंने मिशन शुरू किया तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस मिशन पर इन्होंने किसे भेजा होगा। तो इस मिशन पर इन्होंने भेजा था अपने सबसे वफादार सैनिक को, अपने सबसे योग्य साहसी सैनिक को, जिसका नाम था मलिक काफूर। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साउथ इंडिया के मिशन पर किसे सेनापति बनाकर भेजा था? आंसर जो होगा वो होगा मलिक काफूर। क्लियर? तो मलिक काफूर ही गए थे साउथ इंडिया में अपने आर्मी को लेकर। ये नहीं गए, ये अपने दिल्ली में ही थे। इन्होंने भेज दिया था किसे? मलिक काफूर को, और मलिक काफूर गए साउथ इंडिया।
जब ये साउथ इंडिया में अटैक करने गए तो 1308 में इन्होंने तेलंगाना पर आक्रमण किया। इन 1308 है ना, 1306 में शुरू हुआ है कैंपेन, बट हमें एक पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं जो इवेंट हुआ है 1308 में। इन 1308 में ही अटैक ऑन तेलंगाना। और आप सभी को पता होगा कि तेलंगाना साउथ इंडिया का एक स्टेट है जो पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, जो कि एक अलग हो गया है और बन गया है एक नया स्टेट तेलंगाना, जिसकी कैपिटल हैदराबाद है। तो तेलंगाना में जिस समय इन्होंने आक्रमण किया उस समय तेलंगाना में ही रूल कर रहे थे एक काकतीय वंश के शासक, काकतीय वंश के एक शासक रूल कर रहे थे। तो ध्यान रखिए, दैट टाइम द रूलर हु रूल्ड इन तेलंगाना, जिनका नाम था प्रताप रुद्र देव। तो उस समय पर वहां पे रूल कर रहे थे प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव किस वंश से बिलोंग करते थे? आंसर होगा काकतीय। काकतीय डायनेस्टी, काकतीय वंश। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी ना, इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी वारंगल। वारंगल वॉज द कैपिटल ऑफ काकतीय डायनेस्टी एंड द रूलर वॉज प्रताप रुद्र देव। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी शासक का जब नाम सुने तो आप लोगों को दो काम करना है, एक तो डायनेस्टी और कैपिटल। काकतीय वंश कहाँ रूल करती थी? साउथ इंडिया के तेलंगाना या आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। तो जब इन्होंने अटैक किया प्रताप रुद्र देव पर, तो प्रताप रुद्र देव ने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। और तब जब आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर मलिक काफूर ने उनके राज्य में लूटपाट मचाई और काफी धन वहां से इकट्ठा किया। और वहीं से प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को दिया एक बेशकीमती हीरा, जिसे कहा जाता है, जो विश्व का प्रसिद्ध या वर्ल्ड फेमस हीरा है, जिसका नाम है कोहिनूर हीरा। तो 1308 में ही मलिक काफूर को दिया गया प्रताप रुद्र देव के द्वारा कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा या कोहिनूर डायमंड। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय दुनिया का सबसे महंगा जो डायमंड था या सबसे महंगी जो चीज थी जिससे पूरी दुनिया खरीदी जा सकती थी वो थी कोहिनूर, जो कि एक बेशकीमती हीरा था और ये काफी बड़ा हीरा था। ये लगभग 180 कैरेट का हीरा था, 180 कैरेट का हीरा हुआ करता था। और इस हीरे की अगर बात की जाए तो ये मिला था गोलकुंडा की खदानों से, गोलकुंडा की माइंस से, गोलकुंडा की खदानों से जब खुदाई की थी इन्हीं वारंगल के काकतीय वंश के सैनिक के राजाओं के द्वारा जब खुदाई करवाई गई थी तो वहीं से ये हीरा मिला था। क्लियर? और इस हीरे की तो कहां से? गोलकुंडा से। और गोलकुंडा कहा जाता है आज के समय की से हैदराबाद को। तो हैदराबाद में ही ये खाने वगैरह थी माइंस, वहीं से ये खोद कर निकाला गया था। कोहिनूर हीरे के बारे में एक प्रसिद्ध बात यह है कि जिन पुरुषों के पास ये हीरा रहा है उनका पतन, उनका डिमोलाइजेशन शुरू हो गया। जैसे मुगल वंश में रहा, दिल्ली सल्तनत में रहा और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई, मुगल वंश समाप्त हो गया। तो जितने भी पुरुषों के पास रहा ना, और बाद में फिर ये चला गया था अफगान शासकों के पास, और अफगान शासकों का भी क्या हो गया? डिमोलाइजेशन हो गया। और उसके बाद चला गया है आखिरी में ये जो हीरा था ये इंडिया में वापस आया अफगानिस्तान से, और पंजाब के दिलीप सिंह नामक शासक के पास चला गया, क्योंकि पहले रणजीत सिंह और रणजीत सिंह से दिलीप सिंह, और उसके बाद पंजाब में सिख डायनेस्टी का भी डिमोलाइजेशन हो गया। और दिलीप सिंह ने ही ये हीरा दे दिया था रानी विक्टोरिया को, रानी विक्टोरिया को गिफ्ट में दे दिया था कोहिनूर हीरा। तो ऐसा कहा जाता है जितने पुरुषों के पास, मेल के पास ये हीरा रहा है उनका पतन हो गया है, लेकिन जितनी भी महिलाओं के पास रहा है, महिलाओं का इस हीरे से काफी डेवलपमेंट हुआ। इट मीन्स महिलाओं के लिए हीरा काफी लकी रहा है और पुरुषों के लिए हीरा काफी अनलकी रहा है। ऑब्वियसली अगर हीरे जैसी चीजों की बात की जाए तो वो फीमेल्स के लिए ही लकी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। यहां से तेलंगाना पर अटैक करने के बाद ये पहुंचा साउथ में और आगे, और साउथ इंडिया में जब ये और आगे गया तो इधर तमिलनाडु में ही एक जगह आती है
जिसका नाम है रामेश्वरम। तो यहाँ पर आया वो रामेश्वरम में, और रामेश्वरम में आने के बाद उसे समुद्र दिखाई दिया, उसे पानी दिखाई दिया, और समुद्र को देखकर उसे लगा कि दुनिया समाप्त हो चुकी है और हमने पूरी दुनिया को ही क्या कर लिया है, जीत लिया है। क्लियर। मलिक काफूर जब रामेश्वरम पहुंचा तो उसको कुछ आगे दिखा ही नहीं, उसे पूरा समुद्र या पानी ही पानी दिखा, और जब इतना पानी देखा तो उसको लगा कि दुनिया समाप्त, यहाँ पे वर्ल्ड फिनिश हो गया है और हमने पूरी दुनिया को ही क्या कर लिया, जीत लिया है। और ये बात बताने के लिए वो गया दिल्ली और अपने सुल्तान को ये बात बताई कि आप अब इस समय पूरी दुनिया के क्या है, मालिक है, हमने पूरा दुनिया, पूरी वर्ल्ड को ही क्या कर लिया, जीत लिया है, क्योंकि इसके बाद तो दुनिया है ही नहीं, दुनिया समाप्त हो गई, पानी ही शुरू हो चुका था। क्लियर। जब ये बात उसने अपने सुल्तान को बताई और अपने सुल्तान को ये बात बताई गई, तब सुल्तान ने एक टाइटल लिया, या इन्होंने ही अपने सुल्तान को एक उपाधि दी जिसका नाम है सिकंदर ए सानी। इट मीन्स सेकेंड सिकंदर, यानी सेकेंड अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर। सिकंदर ए सानी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिकंदर ए सानी उपाधि किसने ली थी, तो आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही अपने आप को कहा था सेकेंड अलेक्जेंडर या दूसरा सिकंदर। जिस तरह सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, उसी प्रकार अलेक्जेंडर, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को भी कहा जाता है सेकेंड अलेक्जेंडर या दूसरा सिकंदर। चलिए आगे चलते हैं। और जब इसने अपने साम्राज्य का विस्तार काफी ज्यादा बढ़ा दिया और कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया तक जब इसका साम्राज्य बढ़ गया, तब इसने अपनी जनता को प्रेशराइज करना शुरू किया, अपनी जनता पर दबाव डालना शुरू किया और अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, और अपनी जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाकर अपनी जनता को परेशान किया। तो हम देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जनता पर कौन कौन से टैक्स लगाए हैं, कौन कौन से कर लगाए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्स की या करों की जो इन्होंने इनकी जनता पर लगाना शुरू किए हैं, तो सबसे पहले जजिया एंड जकात। ही अप्लाइड जजिया एंड जकात टैक्स ऑन इट्स सिटीजन, ऑन हिज सिटीजन। जजिया एंड जकात, इसने अपनी जनता पर लगाना शुरू किया, एम्प्लाई करना शुरू किया। कौन सा टैक्स, जजिया एंड जकात। क्लियर। पहले इन दोनों टैक्स को समझ लेते हैं कि जजिया किसे कहा जाता है और जकात किसे कहा जाता है। अब ये टॉपिक जकात वाला आपने पढ़ा था जब मैंने लेक्चर 1 पढ़ाया था, मुस्लिम रिलीजन। आप लोग पन्ने पलट कर देख सकते हैं कि मुस्लिम धर्म जब हमने डिस्कस किया था तो मुस्लिम धर्म में ही ये टॉपिक आया था जकात टैक्स के ऊपर, यानी मुस्लिम्स के 5 प्रिंसिपल्स बताए थे, और उन 5 प्रिंसिपल्स में ही एक प्रिंसिपल था जकात, जो कि एक मुस्लिम टैक्स या रिलीजियस टैक्स होता है, और हर मुस्लिम व्यक्ति को साल भर में ये टैक्स देना होता है, और ये टैक्स होता है अपनी इनकम का 1/40, अपनी आय का 1/40। क्लियर। ये देना होता है, इसे बोलते हैं जकात। और जजिया अगर टैक्स की बात की जाए तो जजिया टैक्स देना पड़ता है काफिरों को, और काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम। तो जो भी नॉन मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, उन्हें देना पड़ता है कौन सा टैक्स, जजिया टैक्स। क्लियर। जजिया टैक्स भारत में सबसे पहले लगाने वाला जो व्यक्ति था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु अप्लाइड जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स लगाने वाला पहला ही व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि जजिया टैक्स जब उसने लगाया था ना, तो कुछ लोगों को छोड़ दिया था, जैसे ब्राह्मणों को छोड़ दिया है, अपंग लोगों को छोड़ दिया है, फीमेल्स को या विडो जो महिलाएं हैं उन्हें छोड़ दिया। तो कुछ लोगों को उसने छोड़ दिया था और उन पर जजिया नहीं अप्लाई किया जाता था। बट अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया टैक्स अपनी जनता पर लगाना शुरू किया था। क्लियर। अगेन
उसके बाद बंद हो गया, पर इन्होंने डबल से अप्लाई कर दिया जजिया टैक्स इंडिया में। तो ध्यान रखिए, जजिया टैक्स लगाने वाला रूलर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जजिया टैक्स जो होता है ना, वो हो सकता है आप या तो दे सकते हैं 1/2 और 1/2 से लेकर 2/3 तक, 2/3 तक, और ये देना होता है हमेशा किसे? गैर मुस्लिम्स को। इट मीन्स गैर मुस्लिम को कहा ही जाता है मुस्लिम धर्म में काफिर, और गैर मुस्लिम वो होते हैं जो कलमा में भरोसा नहीं करते हैं। Who did not believe in kalma are known as गैर मुस्लिम, इट मीन्स नॉन मुस्लिम। क्लियर? चलिए, तो एक तो टैक्स मैंने बताया आप लोगों जिसका नाम है जजिया और जकात। क्लियर? जकात और जजिया। बोथ आर द रिलीजियस टैक्स, ये दोनों ही धार्मिक कर थे। दूसरा इन्होंने लगाया हाउस टैक्स, यानी गृह कर, जिसे घरई कहा जाता था उस जमाने में। हाउस टैक्स क्या कहा जाता था? घरई। थर्ड, तीसरा जो टैक्स लगाया वो एग्रीकल्चर टैक्स, यानी कृषि पर लगाने वाला टैक्स। वो बताया मैंने 1/2%, 1/4 से 1/2। और ये आप जानते हैं कृषि टैक्स है। फिर जो चौथा टैक्स है वो है इरिगेशन टैक्स, यानी सिंचाई पर लगने वाला टैक्स। किस चीज के ऊपर? सिंचाई के ऊपर लगने वाला टैक्स, दैट इज नोन एज इरिगेशन टैक्स। और पांचवा जो टैक्स है वो है एनिमल फीडिंग टैक्स, यानी कि आपके जो पालतू जानवर जो जमीन पर घास चरते हैं उसका भी टैक्स लगाया गया, दैट इज नोन एज एनिमल फीडिंग टैक्स। दैट इज नोन एज चरई, चरई या चराई टैक्स। समझ गए? तो इतने टैक्स उसने अपनी जनता पर लगाए। एक जजिया, जकात जो रिलीजियस थे, हाउस टैक्स यानी घर के ऊपर लगने वाला टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स यानी कि कृषि पर लगने वाला, इरिगेशन टैक्स सिंचाई पर लगने वाला, एनिमल फीडिंग टैक्स इट मींस एनिमल्स जो जमीन पर चरते हैं उसके ऊपर भी लगता है, चराई टैक्स या चरई टैक्स। क्लियर? इतने सारे टैक्स वसूलने के लिए अब इतने सारे टैक्स वसूलना है, तो इन सारे टैक्स को वसूलने के लिए और साथ ही जो ऑफिसर्स हैं वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना करें, करप्शन ना करें, कि ज्यादा ना वसूल लें, कम ना वसूल लें और कुछ और ना बता दें और अपने पास ना रख लें। इट मीन्स करप्शन भी हो सकता है और टैक्स को जो है वसूलना भी है, उसे लेना भी है जनता से। तो इन दोनों काम को करने के लिए इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया। ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट। इन्होंने एक नया विभाग स्थापित किया, एक नया विभाग बनाया और उस विभाग का नाम था दीवाने मुस्तक खराज। दीवाने मुस्तक खराज। क्लियर? तो ध्यान रखिए, ही स्टार्टेड अ डिपार्टमेंट जिसका काम होगा टैक्स और करप्शन दोनों ही चीजों पर क्या करना? रोक लगा, दोनों ही काम करना। दोनों ही काम, एक तो टैक्स वसूलना और भ्रष्टाचार रोधी यानी करप्शन, एंटी करप्शन, दैट इज नोन एज दीवाने मुस्तक खराज। दीवाने मुस्तक खराज। और सिंपल शब्द में आप लोग समझ सकते हैं, इट वॉज अ टैक्स डिपार्टमेंट। ये कर विभाग था और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट यानी कि भ्रष्टाचार रोधी विभाग भी कह सकते हैं इस डिपार्टमेंट को। क्लियर? तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट्स के बारे में अगर बात की जाए, इन्होंने किन किन आर्किटेक्चर्स का निर्माण कराया है, किन किन मॉन्यूमेंट्स का इन्होंने निर्माण कराया है, अगर हम उनकी बात करें तो हम अब जो मुद्दा होगा वो होगा आर्किटेक्चर या स्मारक, या हम बोल सकते हैं मॉन्यूमेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जिसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और उसी कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा। लगभग 30 साल में ये स्मारक बनी थी और लगभग इसकी हाइट जो है वो 72.5 मीटर
के लगभग बोली जाती है और जो भारत की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची मीनार कही जाती है। और इसका जो यूज था वो रिलीजियस या धार्मिक उपयोग के लिए बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस बिल्डिंग की इसकी सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पर जाकर अजान पढ़ी जाती थी। क्लियर? ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टीचर या अपने गुरु की मेमोरी में, उनकी याद में। इनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन इमारतों का निर्माण कराया, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला ही नाम आता है अलाई मीनार। कहां पर है ये अलाई मीनार? ये है दिल्ली में ही है अलाई मीनार। और इस मीनार को इस उद्देश्य से बनवाया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो क्या किया कि जो कुबतुल इस्लाम मस्जिद थी, उस मस्जिद का जो हाइट थी वो बढ़ाकर दोगुनी कर दी। कुबतुल इस्लाम मस्जिद की हाइट बढ़ाकर दोगुनी कर दी। कुबतुल इस्लाम मस्जिद 1194 में बनवाई गई थी, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में। बट इन्होंने उसकी हाइट बढ़वा दी थी। अब इन्होंने ये टारगेट बनाया कि कुतुब मीनार से भी दोगुनी हाइट की एक मीनार अपने को बनाना है। समझ गए ना? इनका ये टारगेट था कि कुतुब मीनार से भी दोगुनी हाइट की एक मीनार हमें बनवाना है दिल्ली में। और उसी को बनवाना शुरू किया, किस नाम से? अलाई मीनार के नाम से। चूंकि स्टार्ट तो करवा दिया लेकिन कंप्लीट नहीं करवा पाए, तो काफी मतलब बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, थोड़ी सी उसकी हाइट बन पाई है, बट फिर उसका काम रुक गया। यानी कि ये अनफिनिश्ड है, ये कंप्लीट नहीं हुई, ये अनकंप्लीट मीनार है। समझ गए? आज भी उसका जो है कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है। क्लियर? तो ये अनफिनिश्ड है, ये कंप्लीट ही नहीं हुई। उसकी मृत्यु के बाद वो काम रुक गया। इसके बाद इन्होंने बनवाया अलाई दरवाजा, अपने नाम पर ही अलाई दरवाजा। ये भी दिल्ली में ही है। अलाई दरवाजा भी कहां पर है? दिल्ली में ही है। और ये जो कुबतुल इस्लाम मस्जिद है, ये जो पूरा मेहरौली कॉम्प्लेक्स है, जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, या हम बात करें कुबतुल इस्लाम मस्जिद, उस मस्जिद में इंटर करने का जो गेट है, जो दरवाजा है, वो है अलाई दरवाजा। क्लियर? अलाई दरवाजा का मतलब है कि उस मस्जिद के अंदर या उस परिसर में इंटर करने वाला दरवाजा। सदर्न एंट्रेंस, दक्षिण दिशा में जो गेट है, दक्षिण दिशा का जो गेट है, उसे बोलते हैं अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी क्या है? लिस्टेड है, विश्व विरासत सूची में भी दर्ज किया गया है 1993 में। तीसरा वो है दिल्ली में ही इन्होंने बनवाया था एक किला, जिसे बोला जाता है सीरी फोर्ट, सीरी का किला। दिल्ली के ही पास इन्होंने बनवाया था सीरी फोर्ट या सीरी का किला। फिर चौथा पॉइंट होगा, इन्होंने एक हौज बनवाई थी, यानी कि एक तालाब बनवाया था। हौज का मतलब तालाब, जिसका नाम है हौज खास। हौज खास। तो इन्होंने ही बनवाया था हौज खास, जिसका मतलब होता है एक तालाब। इन्होंने ही बनवाया था हजार सातून महल। हजार सातून महल भी किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही। और इन्होंने ही बनवाई थी जमात खाना मस्जिद। या जमात खाना मॉस्क, जमात खाना मस्जिद, ये सब दिल्ली में ही इन्होंने बनवाए थे। तो मैंने बताया आप लोगों को अलाई मीनार जो अनफिनिश्ड है, अनकम्प्लीटेड है, अलाई दरवाजा जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स या कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो कुबतुल इस्लाम मस्जिद है उसमें एंट्रेंस के लिए ये गेट बनवाया गया था साउथ डायरेक्शन में। सीरी का किला भी दिल्ली में बनवाया है। हौज खास एक तालाब है जो बनवाई गई थी। हजार सातून महल भी इन्होंने ही बनवाया था। और जमात खाना मॉस्क या जमात खाना मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी इज क्रेडिटेड विद द अर्ली इंडो मोहम्मदन architecture, early Indo-Mohammedan architecture style and construction campaign that flourished during the तुगलक डायनेस्टी। तो अलाउद्दीन खिलजी को ही श्रेय दिया जाता है
शुरुआती तौर पर इंडो मोहम्मडन वास्तुकला को प्रारंभ करने का, इनिशिएट करने का, इंडो मोहम्मडन जो वास्तुकला है, यानी कि उसमें इंडियंस और मुस्लिम दोनों ही वास्तुकला साथ में दिखाई देती है, उसे स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन हुए, इनिशिएट करने वाले व्यक्ति कौन हुए, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। बट ये जो वास्तुकला है ये बहुत ज्यादा डेवलप हुई, फ्लरिश हुई किसके समय पर? तुगलक डायनेस्टी के समय पर, तुगलक वंश के समय पर ये जो वास्तुकला है ये काफी ज्यादा उन्नत हुई। इन्होंने स्टार्ट किया, उन्नत उनके समय पर हुई, और इन्होंने जो जो चीजें बनवाई वो मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं और कुछ और मुद्दों पर। अब काफी चीजें डिस्कस कर ली, अब हमें पता है हमें अब आखिरी पॉइंट डिस्कस करना है, वो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु या डेथ के बारे में। तो काफी ज्यादा बीमार रहने के बाद 1316 चूंकि मैंने टाइम लिखा है 1296 से 1316 तो 1316 में ही बीमारी के कारण, काफी बीमार रहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1316 ही वॉज डेड इन 1316, 1316 में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। His death was occurred in 1316 और इनका मकबरा या इनकी समाधि बनाई गई कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही, कुतुब मीनार के पास ही, या कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के पास ही इन्होंने इनका एक मकबरा बनवाया गया है, इनकी एक टॉम्ब बनवाई गई है। क्लियर? उसी जगह पर इल्तुतमिश की का भी मकबरा है जो हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। चलिए, तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी। काफी वास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी सल्तनत समाप्त, अभी ये वंश समाप्त नहीं हुआ है, अब रूल करेंगे इनके ही पुत्र जिनका नाम था मुबारक खिलजी। तो हम बात करेंगे अगले रूलर के बारे में जिनका नाम हुआ करता था मुबारक खिलजी।